चीज मतलब आज पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं जो आई है कि गौतम अडानी साहब सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी साहब और कई अडानी अभी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखें, एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, सर दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे। इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी या ये कि अहम हमारे लिए क्यों है कि हम साया मुल्क है और हम साया मुल्क होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी करना चाहिए तब भी करते हैं। ज़ाहिर है ऐसा तो होता है ना कि हम कहते हैं कि देखो एक ही साथ सब कुछ, लेकिन वो कहाँ चलेगा। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो रो रहा है, फिजिबिलिटीज मिलती नहीं है। इंडिया में फिजिबिलिटीज ज़्यादा है, इसलिए लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से आगे से वेल नॉन तरीके से आगे आते हैं। वहाँ के लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। यहाँ पे लोगों को फिजिबिलिटी ही नहीं मिलती तो कोई वेल नॉन कैसे हो सकता है? जो से बिजनेस है वो भी अगले बंद कर रहे हैं तो अच्छा बिजनेसमैन सामने कहाँ से आ। भारत के गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और यह कहना है दुनिया के सुप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स और बुलमर्ग का। यह पत्रिका आगे यह कहती हैं कि यही नहीं, दुनिया के जो सबसे 10 धनी व्यक्ति हैं उसमें भारत के मुकेश अंबानी भी 7वें स्थान पर हैं। यह भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि दुनिया के 10 व्यक्तियों में से भारत के 2 व्यक्ति शामिल हैं। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, सुनते हैं। चीज मतलब आज पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं जो आई है कि गौतम अडानी साहब सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। मतलब फिर वही पे बात घूम फिर के इसलिए हिंदुस्तान पे आके आ जाती है कि फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस किस्म के हैं जिसमें मलिक रियाज साहब और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन इस दफा तो ना उनका कोई हेलीकॉप्टर उड़ा है, सैलाब जदगान के लिए सर कोई नहीं उड़ा। न कोई और ऐसी चीज हमें ऑन ग्राउंड नजर आई है कि जिसके ऊपर हम कह सके कि हाँ यार ठीक है चलो आप गलत भी करते हैं लेकिन कम से कम मुश्किल वक्त में इस आवाम की मदद भी करते हैं। तो वहां पे सर वर्ल्ड रिचेस्ट जो टॉप 10 लोग हैं हिंदुस्तान में वो पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो दिन ब दिन। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी साहब और कई अडानी अभी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखें, एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं। मुझे जाती तौर पर बताएं, आज किसी के पास पैसा हो तो वो पाकिस्तान जाएगा पैसे लेकर, जहां ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर है, ना अदालतें जो है वो भी एक सवालिया निशान है। बल्कि लोगों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है या सियासी सेटअप चला रहा है। आज तक वेस्ट जो है वो कंफ्यूज रहा है, भाई डील करें तो किसके साथ डील करें, असल पावर किसके हाथ में। ये तो नॉर्मल हालात की बात है। आजकल तो वैसे ही कोई नहीं ना, आजकल तो आपकी हुकूमत ना होने के बराबर है। हर सूबा इंडिपेंडेंट है, आपका हर सूबा एक मुल्क बन चुका है। एग्री एग्री सर। एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी अमेरिका ने जिस तरीके से F-16 के पार्ट्स के हवाले से $450 मिलियन का जो ग्रांट था वो रिलीज किया है, अप्रूवल उसकी मिली है, उस पे हिंदुस्तान ने कहा कि हमें कंसर्न्स हैं। तो मतलब लगता तो ऐसे कि इंडिया सर इन्फ्लुएंस कर। इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस। बताइए 2 वीक्स पहले जो हैं वो तीसरे नंबर पर आए थे, अब वो जेफ बेजोस को छोड़ के पहले नंबर पर नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो नेटवर्थ इस वक्त बताई जा रही है वो है इनकी 155.2 बिलियन, $155 बिलियन से। अब ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी या ये कि अहम हमारे लिए क्यों है कि हम साया मुल्क है और हम साया मुल्क होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी करना चाहिए तब भी करते हैं। ज़ाहिर है ऐसा तो होता है ना कि हम कहते हैं कि देखो एक ही साथ सब कुछ, लेकिन वो कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए। तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात ये है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि किसी मुल्क का कोई बंदा जो है वो रिचेस्ट मैन बन जाए या उसमें आ जाए, ठीक है, लेकिन इसमें बात पता कि इसमें बात ये कि इससे उस मुल्क को फ़ायदा बहुत होता है। जिस तरह मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि सारी डिटेल बताई थी मैंने अपने पिछले किसी प्रोग्राम में, आप देख लें उठा के, कि ऐसा नहीं होता है। हम ये समझते हैं कि शायद अगर कोई बंदा बनता है तो उसी को नहीं, उससे उस कंट्री पर बहुत असर पड़ता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये होने की वजह से इंडिया पर बहुत असर पड़ा है, इंडिया बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है।
तो पाकिस्तान में हमें इस वक्त सिचुएशन हमारी तो खैर फ्लड्स की वजह से जहाँ पर है वो आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं। और स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो 8 पॉइंट समथिंग पर आ गए, यानी आप जानते हैं 11 हम कह रहे थे जब कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले हमने इस मौजू पर एक प्रोग्राम आखिरी किया था जब वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी, उस वक्त मैं काफ़ी प्रोग्राम कर रही थी इस पर, तो उस पर कोई 11 समथिंग हमने कहा था, वो वहाँ से हमने छोटे छोटे फिर 10 पे है, अब हम 8 मतलब रिवर्स की तरफ गेयर लगा रहे हैं। सर मैं हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता और ना कंपैरिजन हमारा, आपको वाली बात है कि बनता ही नहीं है सर, बनता ही नहीं ना। देखिए दो चीजें होती, आप कंपैरिजन करें ना अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका बनता है, या किसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से, इराक से कर सकते हैं सर, या फिर लीबिया से करें, अपना आपका सीरिया से करें, जहां के लीडरशिप कोई नहीं है, मुल्क टूटा फूटा है। केपी की सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है, पंजाब सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है। आप उनके हालात देखें ना। आपने आज तक, मैं आपसे एक कंपैरिजन सिर्फ ये पूछूंगा, आज तक भारत के अंदर किसी सदर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा है कि मैं इंडिया को आग लगा दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। आज तक वहां पे कभी मार्शल लॉ देखा आपने भारत के? नो सर, नो सर। आपने, आपकी सियासी नशोनुमाई नहीं हुई है, ना आपकी अवाम की, ना आपके लीडरों की। उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, अपोजिशन क्या है। कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा, इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? दुनिया के अमीर तरीन लोगों की, और अमीर तरीन लोगों की एक लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर नाम है वो एक इंडियन का है, गौतम अडानी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया ने खुद को इतना ग्रो कैसे किया और इंडिया के लोगों में इतनी तरक्की कैसे आई कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में दूसरे। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो रो रहा है, फिजिबिलिटीज़ मिलती ही नहीं है। इंडिया में फिजिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे से वेल नॉन तरीके से आगे आते हैं, वहाँ के लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। यहाँ पे लोगों को फिजिबिलिटी ही नहीं मिलती तो कोई वेल नॉन कैसे हो सकता है? जो से बिजनेस है वो भी अगले बंद कर रहे हैं, तो अच्छा बिजनेसमैन सामने कहाँ से आ जाएगा? गौतम अडानी के लिए कुछ कहना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और अच्छे तरीके से काम करें। आज टॉप 2 में आए हैं, कल टॉप 1 पर आए, और अच्छे जो आप जिन लोगों ने आपका साथ दिया, क्योंकि कोई भी अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, तो जिन लोगों ने आपका इस मेहनत में साथ दिया है उनको हमेशा याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो भी आपके साथ इसी तरह तरक्की करें। अच्छी बात है, उनको आना भी चाहिए, वो आ सकते हैं। हमारी तरह थोड़ी ना है कि यहाँ पे अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं, तो वहाँ पे उनके टैलेंट की वैल्यू रखी जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो सेकंड नंबर पे, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। पहले आई थिंक वो 67 नंबर पे था, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, अपना टैलेंट आगे लेके अपनी एबिलिटीज़ को किया आगे। तो बात करते चलो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी इतने अमीर लोग हैं, बट इस लेवल तक कोई क्यों नहीं पहुँचता? अमीर हैं, दिल के करीब। दुनिया में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनका नाम एलन मस्क है, और अब दूसरे स्थान पर भारत के गौतम अडानी वहां पर चले आए हैं। जहां तक भारत के दूसरे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का सवाल है, अभी उनका स्थान 7वां है। विश्व में जो 10 लोगों की सूची जारी की गई है बुलमर्ग और फोर्ब्स द्वारा, उसमें बताया गया है कि इसमें भारत के 2 लोग अडानी और अंबानी दोनों शामिल है। जहां तक अन्य देशों का सवाल है, बाकी सारे धनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, केवल एक आदमी फ्रांस का है जो अभी तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर थे, अब गौतम अडानी ने उसको तीसरे स्थान पर करके फ्रांस के व्यक्ति को तीसरे पर कर दिया। हालांकि भारत जैसे देश में 2 लोगों का विश्व में 1 से 10 धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल होने के चलते बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत में धन जो है कुछ लोगों के हाथ में सिकुड़ गया है। और यह क्रिटिसाइज किया जाना और उग्र हो उठा जब यह कहा गया कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यूके को पीछे छोड़कर बन गई है, तो लोगों ने और क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और उसका आधार यह था कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन तो गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर यूके या दूसरे देशों से कम है।
यूके भले भारत से 6वें स्थान पर चला जाए, लेकिन वहाँ की चूंकि जनसंख्या कम है, इसलिए उसके कुल आय का बंटवारा अगर वहाँ के लोगों में किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय यूके में ज़्यादा होगी और भारत में कम होगी। लेकिन धन को नापने का एक दूसरा भी तरीका है, जिसे पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी कहा जाता है, और इस हिसाब से चीन 1 नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। अब यह सवाल यह उठता है कि ये दोनों में अंतर क्यों है, और इसका अंतर का कारण यह है कि भले दूसरे देशों में, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन देशों में, जर्मनी हो, जापान हो, इन देशों में भले प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर जो वस्तुएं हैं, खाने की चीज़ हो या और दूसरी चीज हो, दैनिक उपयोग की चीजें हो, उनका दाम भारत से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए अगर उनके पास धन ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उन सुविधाओं के लिए, उन सामानों के लिए, जबकि भारत में वही सामान कम पैसे में मिलता है, वही सुविधा या वही सर्विस कम पैसे में मिलता है। इसलिए भारत में प्रति व्यक्ति आय भले कम हो, लेकिन भारत को चूंकि वही सामान कम दामों में मिलता है, इसलिए भारत पीपीपी के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यह बात सत्य भी है कि यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन का जो खर्च करना पड़ता है वो दूसरे से कम होता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि हम अगर 1 से 10 धनी व्यक्तियों में हमारे देश के 2 लोग शामिल हो गए, हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरे बनने की रफ्तार में है, तो हमारे यहाँ से गरीबी चली गई। हमारे देश में अब भी गरीबी है और प्रयास चल रहा है, और अगर हम लोग सब लोग मिलकर यह काम करें तो फिर यह दिन दूर नहीं कि हम अपने देश से गरीबी मिटा सकते हैं। और जिस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति ऊपर की ओर जा रही है, यूनिकॉर्न यानी नए नए लोग जो खानदानी लोग नहीं हैं, उनसे अलावे छोटे छोटे कस्बे से लोग, दूसरे देशों से जो यूनिकॉर्न बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं और दूसरे देशों को, दूसरे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इससे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं कि हम खुशहाली के लिए, जिसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2049 तक का लक्ष्य भी रख दिया है कि हम अमेरिका जैसे और फ्रांस जैसे विकसित देशों की श्रेणी में 2049 तक अगर यही रफ्तार रहा तो शामिल हो जाएंगे। और हम भारतीय अगर एक बार फैसला कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें, तो वह लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।